चैप्टर 61। शिवांगी का कमरा। शिवांगी बालकनी में खड़ी थी। आसमान में रात की चादर धीरे धीरे बिछ रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अद्वैत का नाम चमक रहा था। नम आंखों से उसने फोन उठाया। शिवांगी, तुमने क्या फैसला लिया? अद्वैत की आवाज में एक अजीब भारीपन और दर्द छलक रहा था। शिवांगी ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे उस दर्द को सहलाने की कोशिश कर रही हो। अद्वैत, क्या आप अपनी गलतफहमी को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहोगे? ये सुनते ही अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। शिवांगी की मासूमियत ने उसके दिल में एक अनछुआ एहसास जगाया था। बस इतना कहा, हाँ, और बिना कोई और शब्द बोले उसने फोन काट दिया। शिवांगी कुछ पल हैरानी से फोन को निहारती रही, फिर बिना किसी सोच विचार के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक बालकनी की खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। शिवांगी ने उठकर देखा। सामने अद्वैत खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई का समंदर था। शिवांगी ने दरवाजा धीरे से खोला। अद्वैत अंदर आकर सीधे शिवांगी को अपने सीने से लगा लेता है। अद्वैत, आप यहाँ ऐसे क्यों आए? शिवांगी का ये सवाल उसके गले में ही अटक गया। शब्दों में न बदला जा सका। अद्वैत ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर हल्का चूम लिया। वो पीछे हटते हुए बोला, मैं कितना तरस गया था तुम्हें देखने को, और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? फिर बिना किसी और शब्द के उसने अपनी बाहों में शिवांगी को और मजबूती से जकड़ लिया, जैसे अब वह उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। कमरे की दीवारें भी उस पल की नरमी और गहराई को महसूस कर रही थीं। बाहर की दुनिया भले ही कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, उस एक पल में सिर्फ उनका प्यार ही रोशनी बनकर चमक रहा था। वो शिवांगी को अपनी बाहों में भर बिस्तर पर लेट गया। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से निहार रहे थे। शिवांगी की आंख लग गई। अद्वैत कभी भी उसे देख रहा था। ऐसे ही बाहों में भर वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की नर्म धूप कमरे की हल्की पर्दे से छनकर आती रही। शिवांगी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने अद्वैत की आंखें थीं, जो गहराई से उसे निहार रही थी। उसका चेहरा नजदीक था, जैसे हर एक लम्हा उसकी सांसों में बसा हो। शिवांगी की आवाज में हल्की घबराहट थी। आप यहाँ थे, अगर किसी ने देख लिया तो? अद्वैत ने उसका चेहरा और भी करीब से निहारते हुए थोड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो क्या हुआ? उसका स्वर शांत पर इतना प्रभावशाली था कि हर एक शब्द शिवांगी के दिल में गूंज रहा था। फिर एक हल्की ठिठकी के बाद उसने फिर से कहा, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी? शिवांगी के होठों पर एक अनकही मुस्कान उभर आई। उसके चेहरे पर हल्की शर्म और विश्वास का मिलाजुला भाव था। अद्वैत का हर एक शब्द उस सुबह को जैसे सुनहरा बना रहा था। दूसरी ओर अगली सुबह का सन्नाटा घर में फैला था। सानवी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। वो सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में सजी धजी, हाथ में ऑफिस बैग लिए खड़ी थी। नव जैसे रोज की तरह रसोई में चाय बना रहा था और साथ ही उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रखा था। तुम हमेशा टाइम से नहीं कर सकती सानवी, नव ने थोड़े गुस्से में कहा। लेट क्यों करती हो? थोड़ा जल्दी करना। इतना कहकर उसने बर्तन अपने आप ही किचन में साफ करने लग गया। सानवी ने बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अपना ऑफिस आउटफिट संभाला। उसके हाथ में ऑफिस बैग था और दिल में हल्की सी बेचैनी। थोड़ी देर में रेडी हो नव नीचे पार्किंग में चला गया। सानवी भी उतनी ही जल्दी नीचे आ गई। उसके हाथ में उसका सैंडविच था, जिसे वो बिना रुके कार में बैठकर खा रही थी। नव ने उसकी कार स्टार्ट की और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिया। सानवी खामोशी से खिड़की के बाहर दुनिया को निहारती रही। जब बस स्टैंड के पास पहुंचे, तो नव ने बिना शब्द कहे उसे वहीं छोड़ दिया। सानवी ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, थोड़ा पास नहीं छोड़ सकते थे क्या? जाने दो, और जानते हैं मैं आज लेट हो रही हूँ। नव ने बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। सानवी के दिल में कहीं ना कहीं ये नाराजगी और अकेलापन गहराता जा रहा था। वो जानती थी कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस एक और सुबह थी। दूसरी ओर सुबह का समय था। गोयल मेंशन की डाइनिंग एरिया में हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी। आशी व्यावसायिक सूट में सजी धजी नजाकत से नीचे आकर अपने पेरेंट्स के पास ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई। वही सार्थक पहले से ही टेबल पर बैठा था। उसकी आंखों में आशी के लिए अपनापन झलक रहा था। आशी ने उसकी तरफ मुस्कान भरी नजरें भेजी और बिना देर किए उसके पास बैठ गई। दोनों ने एक साथ चुपचाप नाश्ता किया, जैसे एक दूसरे की मौजूदगी ही उन्हें आज का सबसे बड़ा सहारा दे रही हो। नाश्ता खत्म होते ही दोनों एक साथ कंपनी के लिए निकल पड़े। सार्थक ने आशी को गोयल ग्रुप्स के बिल्डिंग के सामने छोड़ा, फिर खुद कपूर इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ गया।
जैसे ही आशी अपने केबिन में गई, नव, जो हमेशा की तरह उसके इंतजार में था, मुस्कान के साथ सामने खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैम, नव ने नम्रता से कहा। फिर बिना देर किए उसने पूरे दिन का शेड्यूल विस्तार से बताया। आज आप 4 बजे के बाद पर्सनल टाइम ले रही हैं, लेकिन कोई खास उत्सव नहीं है, ना आपका बर्थडे है, ना मिस्टर और मिसेस गोयल का एनिवर्सरी। फिर आज इतनी खास क्या बात है? आशी ने उसे अपनी गहरी और शक्ति भरी नजरों से घूरा। नव बस चुप हो गया और मंथन भरे मन से अपने केबिन में चला गया। शाम के करीब 4 बजे आशी पास के छोटे से मंदिर की ओर बढ़ी, जहां यांश और द्रुति ग्रीन साड़ी में पूजा की तैयारी में लगे थे। मंदिर के शांत माहौल में 3 मुस्कुराते चेहरे चमक रहे थे, अयांश के पेरेंट्स और आरुषि की एक पुरानी तस्वीर। आशी ने अपने आप को रोके रखा, लेकिन जब उसकी निगाह उस तस्वीर पर पड़ी, आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। फिर उसकी निगाह आरुषि पर पड़ी। उसकी मुठ्ठियां कस गईं। अंदर एक अनजानी चुभन ने उसे कसकर पकड़ लिया। पूजा शुरू होने वाली थी, तभी सार्थक साबी के साथ वहां आ पहुंचे। सार्थक ने आशी के पास आकर उसके कंधे से हाथ रखा, जैसे उसे सहारा देना चाह रहा हो। साबी ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, अयांश, मैं कल से तुम्हारे बड़े पापा को नहीं देख रही, ना ही वो मेरा फोन उठा रहे हैं। द्रुति ने समझाते हुए कहा, बड़ी माँ, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। पूजा की चढ़ती आग और मंत्रों की गूंज के बीच हवन कुंड की आग की चमक को देखकर आशी का दिल जैसे झकझोर गया। उसकी आंखों में दर्द छलकने लगा, पर उससे पहले ही सार्थक ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने रख दिया और दूसरा हाथ थामते हुए धीरे से बोला, आशी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये दिन भी बीतेगा। तुम उस दर्द से एक दिन जरूर निकलोगी। आशी उसकी आंखों में देखती है, फिर बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपना दर्द छुपा लेती है। उसके चेहरे पर एक नए हौसले की परछाई उभर रही थी। वो जानती थी, ये संघर्ष भी उसे मजबूत बना देगा। चैप्टर 62। अब आगे। पूजा संपन्न हो चुकी थी। मंत्रों की गूंज धीरे धीरे थम गई थी और हवन कुंड की राख भी शांत हो चली थी। लोग एक एक करके धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे, लेकिन पीछे से कोई चुपके चुपके कदमों की आवाज आ रही थी। सानवी अपने हाथ में ताजा गुलाब का एक गुलदस्ता लिए धीरे धीरे आई। उसने मिस्टर और मिसेस गोयल की तस्वीर के सामने फूल चढ़ाए। उसकी आंखें नम थीं। वो फूली फूली आवाज में बोली, छोटी माँ, छोटे पापा, आई रियली मिस यू। अगर मैंने कभी अयांश भाई का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। फिर उसने तस्वीर को एक बार और ध्यान से निहारते हुए धीरे से कहा, आर यू शीदी, आई मिस यू। अब मैं सही राह पर चलूंगी। सानवी की आवाज में पहले का भारीपन धीरे धीरे हल्की उम्मीद में बदल गया। वो थोड़ी उत्साहित होकर मुस्कुराई और बोली, पता है, मैंने शादी कर ली। तरीका गलत था, लेकिन मैं सब कुछ सही करके रहूंगी। उसी पल पीछे से एक मजाकिया और चुटिला स्वर गूंजा, उसके बारे में सोचने भर से तुम इतनी एक्साइटेड हो जाती हो। अयांश की आवाज थी। सानवी झिझकते हुए अयांश के गले लग गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो चला था, जैसे शर्म से उसकी मुठ्ठियां और भी कस गई हों। अभी मुझे वापस जाना है, सॉरी, लेट हो गई। इतना कहकर वो धीरे धीरे मंदिर से बाहर चली गई। मंदिर के बाहर खड़ी आशी ने दूर से उसे देखा। सानवी की उस मासूमियत और बदलाव ने उसे अंदर से छू लिया। आशी ने बिना कुछ कहे उसकी कंपनी तक उसे लिफ्ट दी। सानवी धीरे धीरे अपने डेस्क पर काम में व्यस्त हो गई। रात का सन्नाटा ऑफिस में फैल चुका था। बाहर की हल्की रोशनी और कंप्यूटर की स्क्रीन की नीली चमक में उसके उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती रहीं। हर एक की टाइप की आवाज जैसे खालीपन में गूंज रही थी। बहुत मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से सानवी ने अपना काम पूरा किया। उसने अपना कंप्यूटर बंद किया और नीचे जाने लगी। नीचे आते ही उसकी नजर नव पर पड़ी, जो उसके इंतजार में खड़ा था। वो थोड़ी हैरानी से बोली, सुबह तो मुझे 2 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। सानवी उसकी कार को इग्नोर करती हुई आगे चलने लगी। नव ने गहरी सांस भरी और अपनी कार उसके सामने आकर रोक दी। कार में बैठो, नव ने शांत लेकिन थोड़ी सख्ती से कहा। सानवी ने नाक सिकुड़ी, तुम तो मुझे बस स्टैंड पर पिक करते हो ना? नव ने धीमे मगर तेज स्वर में जवाब दिया, इस समय कंपनी में कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे साथ देखेगा। चुपचाप बैठ जाओ। सानवी ने नव को घूरते हुए अपना मुंह फुला लिया और बेवजह चुपचाप कार में बैठ गई। काफी देर बाद दोनों चुपचाप घर पहुंच गए। नेहा ने दरवाजा खोला और हंसते हुए कहा, भाई, आप दोनों आ गए। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना सर्व करती हूँ। नव हैरान हो गया। उसने नेहा की ओर देखा। उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नेहा वापस आ चुकी होगी।
सानवी बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई। नव थोड़ी देर ठिठका और फिर नेहा के पास गया। तुम यहाँ ऐसे अचानक कैसे? नव ने पूछा। मैंने तो साफ कहा था ना, सानवी से दूर रहो। नेहा ने मासूमियत से जवाब दिया। भाई, वही मुझे ये खुद लाए है। नव ने थोड़े गुस्से में पूछा। उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया? नेहा ने सिर झुकाकर धीरे से बोला। नहीं भाई, उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि आगे से हम दोनों को कभी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर नेहा ने नव को प्यार से गले लगा लिया। नव की आंखों में हल्की नरमी उभर आई। वो चुपचाप नेहा की पीठ पर हाथ फेरता रहा। उनके बीच का ये स्नेह ऐसा था जो किसी भी तूफान में भी कभी नहीं टूटेगा। कुछ देर बाद तीनों एक साथ डिनर कर रहे थे। नव ने नेहा की तरफ हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, 12 बजने वाले हैं। इतनी देर तक वेट मत किया करो। नेहा ने बस हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ भाई। दिन के बाद सानवी बिना किसी बात के किचन में चली गई। नेहा हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि सानवी ने बड़े ध्यान और सफाई से सारे झूठे बर्तन धोकर किचन को भी पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित कर दिया था। नव धीरे धीरे लिविंग एरिया में आया। वो हैरानी से देखा कि सोफा गीला था। फिर वो रूम में गया। वहां का सोफा भी पूरी तरह गीला था। जैसे ही नव पलटा, उसकी नजर सामने खड़ी सानवी पर पड़ी। नव ने छोटी नजरें घुमाते हुए कहा, ये तुम्हारी हरकत है ना? सानवी ने मासूमियत से शक्ल बनाकर सिर हिलाया। हाँ। नव ने थोड़ी नर्म फिर भी कटाक्ष भरी आवाज में पूछा। तुमने तो नेहा से कहा था कि तुम दोनों को परेशान नहीं करोगी। सानवी ने बिना झिझक सिर हिलाया और बोली, लेकिन मैं तो अपने हस्बैंड को परेशान कर रही हूँ, जो जानता है कि उसकी वाइफ को अंधेरे से डर लगता है, फिर भी उसके साथ बेड शेयर नहीं करता। नव ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, समझी? इतना कहकर उसने अलमारी से एक ब्लैंकेट निकाला और फर्श पर बिछा दिया। फिर बिना किसी और शब्द के लाइट ऑन किए वहीं सो गया। सानवी ने ये सब देखा। उसका दिल एक अनजानी उदासी में डूब गया। कुछ पल खामोशी में उसने सोचते हुए पिलो उठाया। फिर धीरे से नव के बगल में फर्श पर लेट गई। उसकी आंखें नव को देखते हुए धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे उसके भीतर का दर्द भी उसकी नींद में समा गया हो। रात का सन्नाटा दोनों के बीच की इस नर्म समझदारी और चुप सहानुभूति का गवाह बनकर खड़ा था। सुबह की हल्की धूप कमरे में छुप छुप कर आ रही थी। नव की आंख धीरे धीरे खुली। उसकी नजर सामने थी, सानवी। वो बेहद करीब थी, उसके बगल में फर्श पर लेटी हुई, मासूमियत से सो रही थी। उसका हाथ नव के सीने पर रखा हुआ था। सानवी के चेहरे पर बिना किसी फिक्र की नरमी थी, जैसे उसे कल की सारी उलझनें भूलकर एक छोटी सी राहत मिल गई हो। नव की आंखें उस पल उसकी मासूमियत और बेखौफ स्वभाव को इतने करीब से पहली बार देख रही थी। एक अनजानी हल्की मुस्कान उसकी होठों पर आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए धीरे से अपना हाथ सानवी के चेहरे की ओर बढ़ाया। पर जैसे ही उसके हाथ ने सानवी के बालों को पीछे हटाने की कोशिश की, नव खुद को रोक लिया। उसने अपने हाथ धीरे धीरे पीछे खींच लिए और सानवी को खुद से थोड़ा सा दूर कर दिया। ठिठकते हुए उसकी निगाहें सानवी की आंखों में मिली। सानवी की भी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। चैप्टर 63। अब आगे। सानवी ने हल्के से आंखें खोली। नव उसे झुंझलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सानवी ने आधी नींद और आधी शरारत भरी आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में बोली, दिखाई देता है ना, अपने हस्बैंड के बगल में सो रही थी। नव ने गहरी सांस ली और तुरंत उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसका अंदाज साफ था कि वो सानवी की इस नजदीकी से बचना चाहता है, लेकिन पीछे से अचानक सानवी ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज, एक मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ कुछ गलत नहीं करूंगी, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, शादी करने का तरीका भी गलत था, लेकिन क्या सब भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? नव ठिठका। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर भाव डगमगाए, लेकिन उसने खुद को कड़ा बनाया और सानवी के हाथ अपने पेट से हटाकर बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम में चला गया। सानवी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से नमी झलक पड़ी, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान भी आ गई, जैसे उसने ठान लिया हो कि अब चाहे जितनी मुश्किल क्यों न हो, वो नव का दिल जीत कर रहेगी। वॉशरूम में नव आईने के सामने खड़ा था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से ढल रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने ही दिल की धड़कनों पर था। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों उसकी मासूमियत बार बार मेरी दीवारें तोड़ने लगती है?
उसने गहरी सांस ली और खुद को संयत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। लिविंग एरिया से किचन तक जाते ही उसकी नजर पड़ी। सानवी निया के पास खड़ी थी और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। सानवी लकड़ी के चम्मच से हल्का सा सब्जी हिलाते हुए निया से पूछ रही थी, निया, बताओ ना, तुम्हारे भाई को क्या पसंद है? उसकी लाइक्स डिसलाइक्स कुछ तो बताओ। निया ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मुझसे क्यों पूछ रही हो, उसी से पूछ लो। सानवी का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। धीरे से बोली, वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते, पूछूं तो जवाब भी नहीं देते। नव वही खड़ा था, दोनों की बातें सुन रहा था। उसने हल्की भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। नेहा ने सानवी की आवाज में छुपी तकलीफ को महसूस किया। वो जानती थी कि जब सानवी पहली बार इस घर में आई थी, तब उसमें अक्खड़पन और जिद थी। लेकिन अब उसके हाव भाव में नरमी थी, जैसे वो सच में बदलना चाहती हो। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। टेबल पर हल्की खामोशी थी। सानवी कई बार कोशिश करती नव से नजरें मिलाने की, लेकिन हर बार वो अखबार या प्लेट में उलझा नजर आता। नेहा को दोनों के बीच की खटास साफ समझ आ रही थी। नेहा ने कुछ पल सोचा और फिर सानवी की ओर देखकर बोली, देखो, मुझे नहीं पता ये शादी कैसे हुई और क्यों, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उन्हें थोड़ा टाइम दो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट खत्म होने पर नव ने पहले नेहा को उसके कॉलेज गेट के बाहर छोड़ा। नेहा जाते जाते सानवी की ओर देख हल्की मुस्कान के साथ आंखों से इशारा किया, हिम्मत मत हारना। फिर नव ने कार मोड़ी और कंपनी के पास वाले बस स्टैंड पर सानवी को उतार दिया। सानवी ने उतरते वक्त उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन नव ने जैसे ही नजर फेर ली, उसका दिल फिर टूटकर बिखर गया। वो चुपचाप बस स्टैंड की बेंच पर बैठ गई। दूसरी ओर एक सुनसान, अंधेरी जगह, जहां सिर्फ टिमटिमाती बल्ब की रोशनी थी। अंश के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके चेहरे और होंठ पर चोट के ताजा निशान थे। वो थका हुआ और बुरी तरह घायल लग रहा था। उसके सामने आरवी खड़ा था, आंखों में नफरत और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। पीछे एनके और उसके कुछ भरोसेमंद गार्ड्स चौकसी से खड़े थे, पूरे इलाके को घेर कर। अंश गुस्से और डर के बीच आरवी की ओर देख चिल्लाया, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? आरवी अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी उस सुनसान जगह में गूंज उठी, जैसे किसी खौफनाक कहानी का आगाज हो। फिर उसकी नजरें ठंडी हो गईं। वो अंश के बेहद करीब आया और झुककर बोला, 10 साल पहले जो किया था, उसकी जिम्मेदारी अब उठाने का वक्त आ गया है। अंश की आंखों में हैरानी थी। उसने नजरें फेर ली और धीमी आवाज में कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। आरवी की आंखों की चमक और खतरनाक हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? तो शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए हमारे पास सबूत भी हैं, गवाह भी, और सबसे बड़ी बात, विक्टिम भी। आरवी की निगाहें इतनी सख्त और जलती हुई थी कि अंश की सांसें अटक गईं। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर कौन सा राज है जो आरवी उजागर करना चाहता है? और कौन है वो विक्टिम जो अभी तक जिंदा है? नेक्स्ट डे, एनके का कॉफी शॉप। आज वहां की खामोशियत कुछ अलग थी। टेबल के एक कोने पर द्रुति और अयांश साथ बैठे थे। अयांश के चेहरे पर थकान और उलझन थी, जबकि द्रुति उसकी ओर गहरी चिंता से देख रही थी। द्रुति ने हल्की झिझक के साथ एनके से पूछा, अब आगे क्या करना है? अयांश सर ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए, क्या इन सब से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इतना कहते ही उसने अयांश का हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में साफ डर और बेचैनी झलक रही थी, मानो वो हर हाल में अयांश को किसी मुसीबत से बचाना चाहती हो। एनके ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य छिपा था। डोंट वरी मैम, अयांश सर को कुछ नहीं होने देंगे। हम सब संभाल लेंगे। द्रुति ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से सवाल किया, एनके, सच बताओ, क्या वो हमारी आरुषि दी ही है? कुछ पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा गया। अयांश ने चौंककर द्रुति की ओर देखा, जैसे ये सवाल उसके दिल को भी हिला गया हो। एनके ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में ठंडक थी। सॉरी मैम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। द्रुति का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने अयांश का हाथ और कस लिया, जबकि अयांश की आंखों में अनगिनत सवाल घूमने लगे। क्या सच में आरुषि जिंदा है? अगर हाँ, तो वो कहाँ है? चैप्टर 64। अब आगे। गोयल ग्रुप्स। बिल्डिंग की छत पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी।
नीचे शहर की चमकती लाइट्स मानो किसी और ही दुनिया का नजारा पेश कर रही थी। नव रेलिंग के सहारे टिके हुए बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और उलझन थी। पूरे दिन की भागदौड़ के बावजूद उसके ख्याल बार बार घर की तरफ लौट जाते, सानवी की तरफ। उसी वक्त उसके सामने आशी आई। उसके हाथों में 2 कप कॉफी थी। उसने एक कप नव की ओर बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये लो, तुम्हारे लिए। पूरे दिन की थकान थोड़ी कम हो जाएगी। नव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कप थाम लिया। थैंक्स, मैम, उसने औपचारिक अंदाज में कहा। आशी उसके बगल में बैठ गई और बोली, क्या सोच रहे हो? चेहरा बता रहा है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। नव ने नजरें झुका ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। आशी हल्की हंसी हंस दी। नव, तुम जितना छुपाने की कोशिश करोगे उतना ही साफ नजर आओगे। तुम सानवी को लेकर परेशान हो, है ना? नव की पकड़ कॉफी कप पर थोड़ी कस गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर आसमान की ओर देखता रहा। आशी उसकी चुप्पी समझ गई। उसने नर्म स्वर में कहा, नव, सानवी जैसी दिखती है वैसी पूरी तरह से नहीं है। उसे एक मौका दो। वो वैसी लड़की नहीं थी, हालात ने उसे बदल दिया है। नव ने धीरे से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ थी। आशी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी और बोली, एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देखो। शायद तुम्हें वही सानवी वापस मिल जाए, जो किसी मजबूरी या जिद से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हो। नव ने कॉफी का घूंट लिया। उसके भीतर उठती कड़वाहट थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन जवाब अब भी हवा में तैर रहा था। नव का घर, रात का सन्नाटा गहरा चुका था। नव और सानवी दोनों ऑफिस से लौटे थे। थकान साफ झलक रही थी, मगर सानवी आज अलग ही जोश में थी। वो सीधे किचन में चली गई। नव जब कपड़े बदल कर बाहर आया, तो उसकी नजर सानवी पर पड़ी। वो एप्रन पहने बड़ी तल्लीनता से सब्जियां काट रही थी। उसकी हरकतों में मासूमियत थी, जैसे किसी ने हाल ही में सिखाया हो। असल में, उसने निया से खाना बनाने के कुछ टिप्स लिए थे, लेकिन हाथ में अभी भी अनाड़ीपन साफ झलक रहा था। सानवी ने गैस पर फ्राई पैन रखा और सब्जियां डालने लगी। तभी अचानक पैन से धुआं उठने लगा और देखते देखते उसमें आग लग गई। सानवी घबराकर पैन को पकड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, नव, नव। नव दौड़कर आया। उसने बिना वक्त गवाए सानवी के हाथ से पैन झपट लिया और सिंक की ओर ले जाकर आग बुझा दी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, तो अकेले किचन में आने की जरूरत क्या थी? नव ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ हो जाता तो? किसने कहा है तुमसे ये सब करने को? सानवी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो एक पल भी वहां ठहर नहीं पाई। बिना कुछ कहे, सिर झुकाकर सीधा कमरे की ओर चली गई। नव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में गुस्से के साथ साथ पछतावा भी था, लेकिन सानवी की भीगी आंखों की तस्वीर उसके सामने से हट नहीं रही थी। नव कुछ देर तक किचन में ही खड़ा रह गया। धुएं की गंध अब भी फैल रही थी, पर उससे ज्यादा भारी माहौल उस चुप्पी का था जो सानवी कमरे में जाते ही पीछे छोड़ गई थी। वो गुस्से में था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक भी थी। उसे याद आया, सानवी ने कभी कोशिश भी नहीं की थी घर गृहस्थी संभालने की, फिर भी आज उसने खुद से कुछ बनाने की हिम्मत दिखाई थी। कुछ मिनट बाद नव ने पानी पिया, खुद को संभाला और सानवी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सानवी बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो बार बार हटाने की कोशिश करती, लेकिन आंसुओं के कारण साफ दिख नहीं रहा था। नव चुपचाप दरवाजे से टिककर उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे अंदर आया। सानवी, उसकी आवाज इस बार सख्त नहीं थी, बल्कि बेहद नर्म। सानवी ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नव उसके सामने बैठ गया और कहा, गुस्सा करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोशिशें नहीं देख रहा, लेकिन डर लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सानवी ने रुधे गले से जवाब दिया, मैंने सिर्फ ये सोचा कि शायद तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन तुम्हें तो हमेशा बस मेरी गलतियां ही दिखती हैं। नव ने गहरी सांस ली। वो उसका हाथ पकड़ने बढ़ा, लेकिन सानवी ने हल्के से हाथ पीछे खींच लिया। नव ने और कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया। अब से कोशिश हम दोनों करेंगे। सानवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक लौट आई थी। कपूर मेंशन, रात का सन्नाटा।
दिन भर की हलचल के बाद हवेली के आंगन में सन्नाटा था। बड़े दरवाजे की चौखट पर कदमों की आहट गूंजी। अद्विक धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा और बेचैनी थी। वो जानता था आज सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। संयम और सिद्धि ड्राइंग रूम में बैठे थे। दोनों की आंखों में नाराजगी और दर्द साफ झलक रहा था, जैसे किसी ने उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई हो। अद्विक चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। हाथ जोड़कर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ, मैंने गलत किया है। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, आपकी बात सुनने की जगह सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया। मगर मैं शिवांगी के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था। सिद्धि की आंखें भर आईं। वो उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, एक बार, बस एक बार अपनी गलतफहमी हमसे मिलकर दूर की होती अद्विक। तुम्हें पता भी है हमें कितनी खुशी हुई थी यह जानकर कि तुम अधीर के बेटे हो। हमने सोचा था हमारी बेटी की किस्मत चमक गई है। लेकिन जब इस शादी का सच हमारे सामने आया तो हम खुद से हार गए, और अपनी बेटी की किस्मत से भी। सिद्धि की आंखों से आंसू बह निकले। संयम ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख उसे संभाला। उसका चेहरा गंभीर था, पर दिल भीतर से बिखरा हुआ। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। चैप्टर 65। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। सिया कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर भी पछतावे की लकीरें थीं। माफी तो मुझे भी मांगनी है, सिया बोली। उसकी आवाज भारी थी। मैं अद्विक को रोक नहीं पाई। नहीं, मैंने कभी उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। मैं चाहती तो बहुत कुछ अलग हो सकता था, पर मैं चुप रही। कमरे का माहौल और भी भावुक हो गया। आशी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह संयम और सिद्धि के पास आए और उनके हाथ थामते हुए बोली, मॉम, डैड, प्लीज अब माफ कर दीजिए। ये सब तकलीफ अब खत्म होनी चाहिए। शिवांगी के लिए, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। कुछ पलों की खामोशी रही। संयम ने आशी की ओर देखा, फिर सिद्धि की ओर। उसके बाद धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। उस क्षण ऊपर खड़ी शिवांगी ने ये सब देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वह आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठे थे। वातावरण हल्का फुल्का होने लगा था, जैसे लंबे समय बाद घर ने राहत की सांस ली हो। इसी बीच सार्थक भी वहां आ गया। उसकी नजर सीधे अद्विक पर पड़ी। वह गंभीर लहजे में बोला, आज के बाद अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके शब्दों में एक भाई का गुस्सा और सुरक्षा दोनों थी। अद्विक ने सिर झुकाकर हाँ में हामी भरी। उसकी आंखें वादा कर रही थी, अब वो शिवांगी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अद्विक कार चलाते हुए पूरे रास्ते खामोश था, पर चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। उसके पास अब शिवांगी थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। रास्ते में अचानक उसने गाड़ी रोकी। सड़क किनारे एक पुराना सा आइसक्रीम वाला खड़ा था। अद्विक मुस्कुराया और बोला, रुको, तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। शिवांगी हैरान सी देखती रह गई। थोड़ी देर में अद्विक 2 कप आइसक्रीम लेकर लौटा। दोनों पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। रात की ठंडी हवा और हल्की रोशनी में शिवांगी बड़ी मासूमियत से आइसक्रीम खा रही थी। उसके होठों पर लगी हल्की सी क्रीम को देखते हुए अद्विक के दिल में एक अनकही चाहत जागी। वह बस चुपचाप उसे निहारता रहा, जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती उसी एक चेहरे में समा गई हो। तुम्हें और कुछ खाना है? कुछ स्पेशल? अद्विक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शिवांगी ने उसकी ओर देखा, अचानक आइसक्रीम का कप नीचे रख दिया और उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी आवाज भर्राए हुई थी, नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अद्विक की सांसें थम सी गईं। वह जानता था कि शायद यही पल है, फिर भी उसकी आंखें शिवांगी के चेहरे पर टिकी रहीं। शिवांगी ने कांपते हाथों से अद्विक का हाथ थामा और धीरे से अपने पेट पर रख दिया। उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों छलक रहे थे। अद्विक, आप पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अद्विक की आंखें अचानक नम हो गईं, जैसे उसकी दुनिया थमकर फिर से नई हो उठी हो। उसने शिवांगी का माथा चूमा और उसे कसकर सीने से लगा लिया। उस पल उसके आंसू खुशी के थे, और दिल में सिर्फ एक ही वादा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, शिवांगी और उसके आने वाले बच्चे को वह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नव का घर। सानवी की आंखें अब भी भीगी थीं, लेकिन उनमें एक हल्की सी चमक लौट आई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। नव ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आया।
सानवी सिहर गई, उसकी सांसें अनजाने डर और उम्मीद के बीच अटक गईं। नव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गाल पर बहते आंसू की बूंद को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। उसके स्पर्श में कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ एक अनकहा सुकून। नव हल्का सा मुस्कुराया, फिर उठकर उसके पास रखा पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और बोला, खुद को तकलीफ मत दो, छोटी छोटी कोशिशें भी काफी होती हैं। सानवी ने कांपते हाथों से गिलास लिया। उस पल को जैसे दोनों ही दिल से महसूस कर रहे थे। कमरे में अब भी सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा भारी नहीं, सुकून भरा था। दूसरी ओर शाम की हल्की ठंडक में निया और आर्यन एम्यूजमेंट पार्क के रंगीन माहौल में खोए हुए थे। झिलमिलाती रोशनियों के बीच वे बच्चे सी मासूमियत से झूले झूल रहे थे, कभी गेम्स खेलते तो कभी चुपचाप कॉटन कैंडी शेयर करते। दोनों की हंसी और नोकझोंक उस भीड़ में भी अलग ही चमक रही थी। रात गहराने लगी तो आर्यन ने अपनी गाड़ी में निया को उसके घर छोड़ा। गाड़ी दरवाजे पर रुकते ही निया ने मुस्कुराकर आर्यन की ओर देखा। गुड नाइट, उसने धीमे से कहा। गुड नाइट, आर्यन ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दरवाजा खुला तो सामने नव खड़ा था। निया मुस्कुराती हुई अंदर चली गई और आर्यन भी धीरे धीरे गाड़ी मोड़कर निकल गया। घर के भीतर हल्की खामोशी पसरी थी। निया अभी अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि पीछे से नव की आवाज आई। निया, वह रुक गई और पलटकर भाई की ओर देखा। नव के चेहरे पर जैसे कई अधूरे शब्द तैर रहे हों। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं सानवी को एक मौका देना चाहता हूँ। वाक्य पूरा करने के बाद वह थम गया। शायद उसके भीतर और भी बहुत कुछ था, मगर शब्द गले में अटक गए। निया ने उसके चेहरे की झिझक और आंखों की बेचैनी पढ़ ली। धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ थामा और फिर उसे गले लगा लिया। भाई, उसकी आवाज में एक नरमी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। नव की सांस जैसे थम गई। निया ने आगे कहा, सानवी बदल रही है। अगर हम उसे मौका ही नहीं देंगे तो वो कैसे साबित करेगी कि वो अलग है। लेकिन एक बात, उसने हल्का सा रुककर उसकी आंखों में देखा, अगर आपको सच में उसके लिए कुछ फील होता है तो प्लीज इस रिश्ते को सिर्फ नाम का मत रखना। नव उसकी बात सुनकर स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में हल्की नमी और दिल में एक अजीब सी राहत उतर आई। निया मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब सो जाए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। नव वहीं खड़ा रह गया, चुपचाप, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा बोझ उतर चुका था। निया के कमरे में जाते ही नव वहीं ड्राइंग रूम में खामोश बैठ गया। उसकी आंखों में कई ख्याल उमड़ रहे थे। सानवी की गलतियों ने उसे चोट तो दी थी, लेकिन निया की बात ने उसका दिल कहीं न कहीं हल्का कर दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद सच में बदलाव की गुंजाइश होती है। थोड़ी देर बाद निया के कमरे से लाइट बंद होने की आहट आई। घर में सन्नाटा फैल गया था। नव ने गहरी सांस ली और धीरे से खिड़की से बाहर झांकने लगा। रात का अंधेरा उसके मन के उलझे भावों जैसा लग रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, क्या सच में सानवी बदलेगी, या मैं फिर से वही गलती करने जा रहा हूँ। पर निया की मासूम हिम्मत भरी बातें कानों में गूंज रही थीं। अगर हम मौका नहीं देंगे तो वो कैसे बदलेगी। यही सोचकर उसने तय किया कि इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर सानवी बदलना चाहती है तो उसे भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी।